दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम यूरोप की हिस्ट्री बयान करेंगे। और आज का जो एपिसोड है वो बड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एंशंट ग्रीस की। ये छोटा सा इलाका जो आज के यूरोप के कोने में है, इसने दुनिया को वो चीजें दी हैं जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती, जैसे डेमोक्रेसी, फिलोसफी, साइंस, लॉजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, थिएटर। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीस ने इंसान को सोचने का नया तरीका सिखाया। उसने इंसान के अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा की जिसे इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया। आज हम अमेरिका, यूरोप और यहाँ पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि हर इंसान के इक्वल राइट्स हैं, हुकूमत लोगों की मर्जी से बननी चाहिए। ये सारे जो आइडियाज हैं ये ग्रीस से आए हैं। आज जो हम यूनिवर्सिटीज में फिलोसफी पढ़ते हैं, प्लेटो पढ़ते हैं, एरिस्टोटल पढ़ते हैं, उनके आइडियाज को पढ़ते हैं, ये सब ग्रीस की देन है। अब सवाल ये है कि इतना छोटा सा मुल्क जो ज्यादातर आइलैंड्स और पहाड़ी इलाकों पर था, इसने इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया? जाहिर है ये समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। एंशिएंट ग्रीस जो है वो आज के ग्रीस से बहुत अलग नहीं था। मेडिटेरेनियन सी के किनारे चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ, और ये चारों तरफ समंदर होने की वजह से वहाँ के जो लोग थे वो बहुत कमाल सेलर्स थे। और एक बड़ी मजे की बात यह है कि ज्योग्राफी जिस भी मुल्क की होती है ना, वो वहाँ के लोगों के सोचने पर भी असर डालती है। पहले यहाँ पे मिनोअन सिविलाइजेशन थी जो क्रीट आइलैंड पर रहती थी। ये लोग बहुत एडवांस थे, उनके पास खूबसूरत पैलेसेस थे, आर्ट था, आर्किटेक्चर था, ट्रेड था। लेकिन 1400 BC में ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कहा जाता है कि शायद उसकी वजह थी बड़े अर्थक्वेक्स, जी जलजलों ने उसे तबाह कर दिया, या फिर दूसरी थ्योरी ये है कि वहाँ इन्वेजन हुई होगी। उसके बाद आई माइसेनियन सिविलाइजेशन। ये लोग मेनलैंड ग्रीस में रहते थे। होमर की मशहूर किताबों में इलियाड और ओडिसी में भी इनका जिक्र मिलता है। लेकिन 1100 BC के आसपास एक बहुत बड़ा डार्क एज आ गया। इस दौर में ग्रीस की सिविलाइजेशन लगभग गिर चुकी थी, शहर खत्म हो गए थे, लोग लिखना भूल ही गए थे। ये काला दौर तकरीबन 300 साल तक चला। फिर धीरे धीरे ग्रीस ने दोबारा उठना शुरू किया, और अब ये जो उठे वो उठे नहीं बल्कि उड़े। ये उड़ान बहुत जबरदस्त थी और इसे आर्केक पीरियड भी कहते हैं। लगभग 800 साल BC से ये एरा जो है वो शुरू हुआ, और यहीं से हमारी असल स्टोरी शुरू होती है। अच्छा दोस्तों, एंशिएंट ग्रीस एक बहुत यूनाइटेड मुल्क नहीं था। ये हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स का ग्रुप था। हर शहर का अपना हुक्मरान था, अपने लॉज थे, अपनी आर्मी थी, यहाँ तक कि पुलिस भी अपनी अपनी थी। सबसे फेमस थे 2 सिटी स्टेट्स, एथेंस और स्पार्टा। इन दोनों में इतना फर्क था कि आप हैरान रह जाओगे। स्पार्टा एक मिलिट्री स्टेट थी, वहाँ हर मर्द को सोल्जर बनना पड़ता ही था। बचपन से ही लड़कों को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनका मकसद सिर्फ यही था कि एक बेहतरीन वॉरियर बनना है। स्पार्टा में डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ एक छोटा सा ग्रुप था जो हुक्मरानी करता था। औरतों को कुछ फ्रीडम इसलिए था क्योंकि वहाँ के मर्द ज्यादातर तो जंग में ही होते थे। लेकिन एथेंस का शहर बिल्कुल ही अलग था। एथेंस में लोगों ने सोचा कि हम अपनी जिंदगी खुद कैसे बेहतर कर सकते हैं। वहाँ आर्ट था, थिएटर था, फिलोसफी थी, लोग सवाल पूछते थे, डिबेट करते थे, और वहाँ एक बहुत बड़ी चीज पैदा हुई, डेमोक्रेसी। दोस्तों आज हम डेमोक्रेसी को जो इतना नॉर्मल समझते हैं, लेकिन 2500 साल पहले ये बिल्कुल नया आइडिया था। एथेंस में तकरीबन 508 BC में एक लीडर आया जिसका नाम था क्लिस्थनीस। उसने एथेंस के लोगों को ये पावर दी कि वो खुद अपना लीडर चूज कर सके। इस सिस्टम को हम डेमोक्रेटिया कहते हैं। डेमोस का मतलब है लोग और क्रेटोस का मतलब है पावर, यानी लोगों की पावर। लेकिन ये डेमोक्रेसी आज वाली डेमोक्रेसी से थोड़ी अलग थी। एक तो सिर्फ फ्री एडल्ट्स यानी जो मर्द हजरात है वो ही वोट कर सकते थे, औरतें वोट नहीं कर सकती थी, गुलाम वोट नहीं कर सकते थे, और फॉरेनर्स जो थे वो भी वोट नहीं कर सकते थे। मतलब डेमोक्रेसी तो थी लेकिन लिमिटेड थी। फिर भी ये आइडिया बड़ा रेवोल्यूशनरी था। पहली बार किसी बड़े शहर ने ये कहा कि हम हुकूमत जो है वो लोगों की मर्जी से बनाते। एथेंस में एक बड़ा ओपन स्पेस था जिसका नाम था अगोरा। वहाँ लोग इकट्ठे होते थे, डिबेट करते थे, वहीं वोट होता था। हर इम्पोर्टेंट फैसला लोगों के सामने डिस्कस किया जाता था। जाहिर है ये सिस्टम परफेक्ट तो नहीं था, कभी कभी लोग गलत फैसले भी ले लेते थे, लेकिन ये आइडिया कि इंसान अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल कर सकता है, ये आइडिया ग्रीस से दुनिया में फैला। और वेस्टर्न फिलोसफी की जो गोल्डन एज है वो भी इस शहर से शुरू होती है। एंशिएंट ग्रीस ने दुनिया को 3 ऐसे बड़े नाम दिए हैं जिन्होंने आगे जाके इंसानों की सोच ही बदल दी, सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। चलो सबसे पहले बात करते हैं सोक्रेटिस। दोस्तों सोक्रेटिस को हम फिलोसफी का बाप भी कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं लिखी। हम उसके बारे में जितना जानते हैं उसके शागिर्दों की वजह से जानते हैं। सोक्रेटिस का तरीका बहुत सिंपल था। वो लोगों से सवाल करता था और बड़े गहरे सवाल करता था। जैसे अगर कोई कहता कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो सोक्रेटिस उससे पूछता, वो तो ठीक है, पहले ये बताओ कि इंसाफ क्या होता है? क्या ये सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए होता है या हर इंसान के लिए इंसाफ बराबर होता है? अगर कोई कहता कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो वो आपसे पूछता, लेकिन असली खुशी क्या होती है? क्या वो पैसे से आती है? क्या वो पावर से आती है?
या कोई और ही चीज है जो इंसान को सुकून देती है। वो लोगों को उनकी अपनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस में फंसा देता था, इसलिए बहुत सारे लोग उससे तंग भी थे और नाराज भी थे। वो कहते थे कि ये आदमी जो है हमारी जिंदगी खराब कर देता है और ये नौजवानों को भटका रहा है। सोक्रेटिस ने कभी ये नहीं कहा कि वो कोई बहुत बड़ा दानिशमंद है, उसका बल्कि मशहूर जुमला ही यही है कि आई नो दैट आई नो नथिंग, यानी मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, आज भी अगर कोई आपके सामने बड़ा कोई फन्ने खान, बड़ा कोई दानिशमंद बनने की कोशिश करे तो आप ये समझना कि यार जब सुकरात को सब कुछ पता नहीं था तो इसको कैसे सब कुछ पता है। ये अप्रोच इंसान को ये सिखाती है कि हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब तो उसको सब पता चल चुका है। सोक्रेटिस को 399 BC में मौत की सजा सुनाई गई। उस पर इल्जाम यही था कि वो यंग जनरेशन को बिगाड़ रहा है और नए गॉड्स की बात कर रहा है। कोर्ट में उसने अपना डिफेंस खुद ही लिया, लेकिन जूरी ने उसे गिल्टी करार दे दिया। उसने अपनी सजा खुद ही कबूल कर ली और हेमलॉक नाम का जहर उसको प्याले में दिया गया एज अ पनिशमेंट और उसने वो पी लिया और उसकी इस तरह मौत हो गई। अपने प्रिंसिपल से वो कभी हटा नहीं, उसने अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने कहा मैं करूंगा वही जो सही है, चाहे उसकी सजा मौत ही क्यों ना। ये शख्स तो फौत हो गया, लेकिन उसके जो आइडियाज थे वो अमर हो गए। आज भी जो सवाल पे सवाल करता है तो इस सवाल करने के तरीके को सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। अब आते हैं प्लेटो। प्लेटो दोस्तों सुकरात का सबसे मशहूर शागिर्द था। उसने अपने उस्ताद के आइडियाज को बुक्स में लिखना शुरू किया और यही वजह है कि आज हमें सुकरात के आइडियाज का पता है। आज हम सोक्रेटिस की सोच जितनी भी जान पाए हैं वो प्लेटो की वजह से जान पाए। उसने अकेडमी नाम का एक स्कूल भी बनाया जिसको दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहा जा सकता है। वहाँ लोग फिलोसफी पढ़ते थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते थे। ये अकेडमी लगभग 900 साल तक चली। प्लेटो की सबसे फेमस जो किताब है वो है दी रिपब्लिक, जमहूरियत। इस किताब में वो एक परफेक्ट सोसाइटी का तस्वुर पेश करता है। उसके मुताबिक एक अच्छी सोसाइटी तभी बन सकती है जब हर इंसान अपनी जगह पर सही काम करे। कोई सोल्जर फिलोसोफर बनने की कोशिश ना करे और कोई फिलोसोफर सोल्जर का काम करने की कोशिश ना करे। हर कोई अपना अपना काम करे और परफेक्ट करे। प्लेटो का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, यानी नजरिया असल। वो कहता था कि दुनिया में जो चीजें हम देख रहे हैं, जैसे एक खूबसूरत फूल, कोई अच्छा इंसान या एक बेहतरीन कुर्सी, ये असल चीजें हैं ही नहीं। वो ये कहता था ये सिर्फ उनकी कॉपीज हैं। असल चीजें तो एक और दुनिया में मौजूद है जिसे हम देख ही नहीं सकते। वहाँ हर चीज अपने परफेक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी ये जो खूबसूरत फूल है ये उस दुनिया में परफेक्ट है, उसमें कोई कमी ही नहीं है। और ये जो कुर्सी है ये उस वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में परफेक्ट कुर्सी है और ये इंसान भी उस दुनिया में एक परफेक्ट इंसान है। ये आइडिया बड़ा गहरा था। प्लेटो कहते थे कि असली हकीकत वो नहीं है जो हम आंखों से देख रहे हैं, वो सिर्फ शेडोज है, परछाइयां हैं। असली चीज तो उस दुनिया में। प्लेटो ने यह भी कहा था कि सबसे बेहतरीन हुक्मरान वो होना चाहिए जो फिलोसोफर किंग हो, यानी कि ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सोचता, जो समझता, अपनी पर्सनल डिजायर से ऊपर उठ चुका हो, बेसिकली एक फिलोसोफर हो। क्योंकि जो शख्स सिर्फ पावर चाहता है, प्लेटो के मुताबिक वो कभी भी अच्छा रूलर नहीं बन सकता। प्लेटो के हिसाब से रूलर वो है जो सच्चाई और इंसाफ के लिए जीता, मतलब वो एक कम अकल बेवकूफ बादशाह को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूलर सिर्फ वो ही होना चाहिए जो बहुत दानिशमंद हो, जो फिलोसोफर। अब आते हैं प्लेटो के भी शागिर्द पे, एरिस्टोटल की बात कर लेते हैं। एरिस्टोटल प्लेटो का वो शागिर्द था जिसने अपनी दुनिया ही अलग कर दी उस्ताद से। उसने रास्ता अलग कर दिया। प्लेटो ये कहते थे कि असल दुनिया तो वो है जो हम देख नहीं सकते। एरिस्टोटल ने कहा कि भाई पहले उस्ताद जी, पहले इस दुनिया को तो हम समझ लें जो हम देख रहे हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक नॉलेज तब आती है जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और फिर कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। एरिस्टोटल ने बायोलॉजी, फिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, लॉजिक, पोएट्री, हर फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम किया। प्लेटो ये कहते थे कि हर चीज का अपना पर्पस होता है। जैसे एक पेड़ है तो उसका पर्पस है फल देना, एक इंसान का पर्पस है बेहतरीन इंसान बनना। उसने लाइसियम नाम से अपने एक स्कूल भी खोला। वहाँ स्टूडेंट सुबह वॉक करते थे और पढ़ते थे। जी, वॉक करते करते पढ़ते थे, इसलिए उन्हें पेरिपेटेटिक्स भी कहते थे, यानी वो घूमते फिरते पढ़ते थे। एरिस्टोटल ने लॉजिक का एक सॉलिड सिस्टम बनाया। उसने कहा कि देखो भाई, अगर हम सही प्रेमिसेस से शुरू करें तो हम सही कंक्लूजन्स तक जरूर पहुंच सकते हैं। आज भी फिलॉसफी में जब हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो एरिस्टोटल का ही नाम लेते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इससे पहले आपका दिमाग फट जाए। देखें, अगर हम ये कहें कि तमाम इंसान फानी है, मॉर्टल है, मर जाएंगे, और फिर हम कहें कि रजा समूह भी एक इंसान है, ये दो सच है, तो लॉजिक के मुताबिक कंक्लूजन ये होगा कि रजा समूह भी फिर फानी है, वो भी मॉर्टल है। यानी अगर पहली दो बातें सच हैं
तो तीसरी बात भी सच होनी चाहिए। इसी को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। एरिस्टोटल ने एथिक्स पर भी बहुत काम किया। उसने कहा कि इंसान का असली मकसद है यूडेमोनिया, यानी फ्लरिश करना, असली खुशी को हासिल करना। और ये असली खुशी जो है ये तब मिलती है जब इंसान अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंचता है, जब वो अपनी काबिलियत के मुताबिक बेहतरीन इंसान बन जाता है। छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोचिए कोई इंसान जो म्यूजिक में बड़ा टैलेंटेड है, अगर वो सिर्फ कैजुअल गाने गाता रहे तो वो सिर्फ टेम्पररी मजा आएगा उसको, लेकिन जब वो अपनी पूरी मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, डेडिकेशन के साथ अपने टैलेंट को पॉलिश करे, स्टेज पर परफॉर्म करे, लोगों को अफेक्ट करे, तब वो फिर असली फुलफिलमेंट वो महसूस करेगा, तब वो बन जाएगा स्टार। यही एरिस्टोटल का यूडेमोनिया है, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचना। आज भी साइकोलॉजी में ये सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं बहुत सारी इसी आइडिया को रिपीट करती है। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी पढ़ाया था। जब अलेक्जेंडर छोटा था, उसके वालिद किंग फिलिप II उसने एरिस्टोटल को उसका उस्ताद लगाया। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को ग्रीक कल्चर पढ़ाया, फिलॉसफी पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, और ये बात आगे चलकर बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जब दुनिया को फतेह किया तो उसने ग्रीक आइडियाज को भी हर जगह फैलाया। अब आइए जरा बात करते हैं पर्शियन वॉर्स की। ये ग्रीस का सबसे बड़ा इम्तिहान वाला टाइम था। 500 कबल मसीह के आसपास पर्शियन एम्पायर बहुत ताकतवर हो चुकी थी। उसने ग्रीस के कुछ शहरों पर हमला कर दिया। पहला बड़ा मुकाबला हुआ मैराथन की जंग में। 400 BC में एथेंस के लोगों ने बहुत छोटी सी फौज के साथ बहुत बड़ी ताकत को, पर्शियन फौज को हरा दिया। इस जीत ने उनमें एक नया कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। कॉन्फिडेंस इस बात पे था कि वो अपनी आजादी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक मशहूर वाकया भी है। मैराथन की जंग के बाद एक मैसेंजर मैराथन से एथेंस तक भागता गया ताकि वो जीत की खबर सुना सके। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने कहा हम जीत गए हैं। वो इतना थक चुका था कि ये खबर सुनाते साथ ही वो गिर गया और मर गया। इसी वजह से आज मॉडर्न मैराथन जो रेस है, उसका नाम जो मैराथन पड़ा वो इसी वाकये की वजह से पड़ा, क्योंकि वो बंदा 42 किलोमीटर तक भागा था, फिर जाके उसने ये ऐलान किया था। चलो भाई अब जंगों पे आते हैं। 400 BC पहले दूसरा बड़ा हमला हुआ। इस बार पर्शियन बादशाह ज़र्क्सीस खुद आया और बहुत बड़ी फौज लेकर आया, और यही हुई थर्मोपलाई की जंग। 300 स्पार्टन्स ने किंग लियोनार्डस की क़यादत में बहुत बड़ी पर्शियन फौज को हरा दिया। ये कहानी आज भी दुनिया भर में बड़ी मशहूर है। 300 मूवी भी इस पर बनी है। इससे ये साबित होता है कि हिम्मत और डिसिप्लिन फौज में कितनी बड़ी जरूरी चीज है। फिर उसके बाद आई बैटल ऑफ सलामिस। ये एक समुद्री जंग थी। एथेंस का बहुत ही एक होशियार और इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट जनरल था, उसका नाम था थेमिस्टोक्लिस। उसने अपनी स्ट्रेटेजी से पर्शियंस को फिर हरा दिया, नेवल वाली जंग में भी हरा दिया। इससे ग्रीक्स को एहसास हुआ कि भाई हम तो जो है ना कोई चीज हैं। और फिर ग्रीस का सबसे बड़ा हीरो भी आ गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो 356 BC में पैदा हुआ। उसके वालिद किंग फिलिप II मैसेडोनिया के बादशाह थे। एरिस्टोटल उसका उस्ताद था। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर बादशाह बन गया। बादशाह बनते ही उसने फैसला किया कि वो पर्शिया को हराएगा। ये उसके वालिद का बहुत बड़ा ख्वाब था। सिर्फ 10 साल में उसने बहुत बड़ी एम्पायर बना ली थी। उसने पर्शिया को हराया, इजिप्ट को जीता, हिंदुस्तान तक आ पहुंचा। लेकिन अलेक्जेंडर सिर्फ जीतने वाले हीरो में से नहीं था, वो ग्रीक कल्चर को दुनिया भर में फैला भी रहा था। उसने हर जीते हुए शहर में ग्रीक तर्ज के स्कूल्स बनाए, थिएटर बनाया, लाइब्रेरीज बनाई। इस दौर को हेलेनिस्टिक पीरियड भी कहते हैं, जहां ग्रीक, पर्शियन और इजिप्शियन कल्चर मिक्स हो गए। अलेक्जेंडर 32 साल में ही इस दुनिया से चला गया, फौत हो गया। लेकिन उसने जो एम्पायर बनाई, उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ग्रीक आइडियाज जो थे वो मिडिल ईस्ट में भी पहुंचे, एशिया तक पहुंचे। कदीम ग्रीस ने सिर्फ फिलोसोफर्स और वॉरियर्स नहीं दिए, बल्कि फन में भी बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। उनकी फनो तामीर आज भी दुनिया भर में कॉपी की जाती है। उनके पास 3 तर्ज के कॉलम्स थे, डोरिक सादा और मजबूत, आयोनिक थोड़ा सजा हुआ, और फिर कोरिंथियन सबसे ज्यादा फैंसी। सबसे मशहूर उनकी इमारत है पार्थेनॉन की, एथेंस के एक्रोपोलिस। ये जो पार्थेनॉन है, ये जो प्लेस है, ये उनकी जो गॉडेस है, देवी जो है इनकी अथीना, उसके लिए डेडिकेटेड है ये जगह। आज भी लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं और बड़े हैरान होते हैं। स्कल्पचर भी इनका बहुत एडवांस था। वो इंसान के जिस्म को ऐसा परफेक्ट तरीके से दिखाते थे, बहुत रियलिज्म उसमें डालते थे। उनका मकसद ये नहीं होता था कि बस एक इंसान के जैसा कोई पुतला बना दे, वो उसमें इतनी डिटेल डालते थे कि जितना वो असली लग सकता है वो लगे। थिएटर में ग्रीस की बहुत कंट्रीब्यूशन है। पहली बार लोगों ने स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म जो किया वो भी ग्रीस में था। आज भी दुनिया भर के थिएटर ग्रीस के जो क्लासिकल ड्रामास है वो परफॉर्म करते हैं। ओलंपिक्स की गेम्स भी ग्रीस से शुरू हुई। 776 BC में पहली बार ओलंपिक्स हुई। ये सिर्फ गेम्स नहीं थी, एक मजहबी सकाफती इवेंट था। आज भी ओलंपिक्स जो मनाते हैं उसके ताने बाने ग्रीस से ही मिलते हैं। दोस्तों ये सब 2500 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी ग्रीस की बात हम कर रहे हैं। देखिए क्यों? क्योंकि ग्रीस ने जो आइडियाज दिए वो बहुत ताकतवर है। पहला आइडिया,
हम अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। पहले लोग कहते थे कि भाई जिंदगी में जो कुछ है बस वो तकदीर है, लेकिन ग्रीस ने कहा कि नहीं, इंसान अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकता है, वो बेहतर बन सकता है। ये आइडिया आज भी हर सेल्फ हेल्प बुक में होता ही होता है। दूसरी बात, हम सवाल कर सकते हैं। सोक्रेटिस ने हमें ये सिखाया कि सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आज भी जब कोई साइंटिफिक रिसर्च करता है तो सवाल पूछता है, सवाल के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तीसरी बात जो हमें ग्रीस से मिली, हम बेहतर मुआशरा कैसे बना सकते हैं। ग्रीस ने डेमोक्रेसी का आइडिया दिया कि लोगों की मर्जी से हुकूमत होनी चाहिए। आज भी जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, जो हम कहते हैं हर इंसान का एक बराबर वोट है, ये सब आइडियाज जो है ग्रीस से आए। चौथी बात, खूबसूरती। ग्रीस ने सिर्फ फलसफा नहीं दिया, उसने पैराथनॉन दिया, खूबसूरती, मुजस्मे, स्कल्पचर्स, थिएटर। उसने ये सिखाया कि इंसान सिर्फ रोटी और कपड़े के लिए नहीं जीता, वो खूबसूरती के लिए भी जीता है। खूबसूरती जिंदगी को मायने देती है। ग्रीस ने इंसान को ये सिखाया कि वो सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, बल्कि समझने के लिए, पूछने के लिए, बेहतर बनने के लिए पैदा हुआ है। और ये सबसे बड़ी देन थी जो ग्रीस की सिविलाइजेशन ने पूरी दुनिया को दी है। तो भाई आज हमने देखा कि एक छोटा सा इलाका जो समंदर के किनारे था, वो दुनिया को क्या क्या बड़े बड़े आइडियाज देके चला गया है, जिसकी वजह से आने वाली इतनी जनरेशंस की जिंदगियां बदल गई। तो भाई अगले एपिसोड्स में हम बात करेंगे रोमन एम्पायर के उरूज की और जवाल की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, मुझे पता है इन पे व्यूज बहुत कम आते हैं, लेकिन मजा बहुत आता है। तो भाई जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, मुझे चाहिए भी वही लोग। बाकी आपने मेरी कॉमेडी सुननी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाएं, वो छोटे पैकेट में रीलों में आपको मिल जाएगी, या फिर टिकट खरीदें मेरा और मेरे किसी स्टैंड अप कॉमेडी भी आ जाए। चलो भाई मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। मैं चला, गुड बाय।